नमस्कार। मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं एक फिल्मी दुनिया का जो डायलॉग है उससे अपना कार्यक्रम शुरू करूंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे वीडियो को लाइक भी करें। फिल्मी दुनिया का डायलॉग ये है कि चिनार सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। इस डायलॉग का अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जो ईडी बनाई, वैसे ईडी पहले से थी लेकिन उसको सक्रिय किया, वही ईडी आज राजस्थान के जयपुर में बुरी तरह फंस गई और रिश्वत लेते पकड़ी गई। ये कोई वैसे नया मामला नहीं है। इससे पहले दिल्ली में भी एक जाना माना ईडी का अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और उससे पहले कर्नाटक में कोर्ट में भी साबित हो गया था कि ईडी रिश्वत लेती है। तो ये तो रहे उदाहरण, लेकिन अब मैं इसका पूरा एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ। नरेंद्र मोदी के साथी गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अंडर में ईडी आती है, तो ईडी के लोग पिछले दिनों जयपुर पहुंचे और उन्होंने 2-3 जगह रेड मारी। वो आपको मालूम है, कांग्रेस अध्यक्ष और सीएम के बेटे के घर। उसके बाद एक चिटफंड कंपनी भी उनके टारगेट पर थी। उन्होंने उसके यहाँ भी छापेमारी शुरू करी और जब छापेमारी शुरू हुई तो सिस्टम को मैनेज करने के लिए रिश्वत की मांग की गई, केस को दबाने के लिए। यह बात किसी तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल कहा कि ये नेक काम बहुत जल्दी होना चाहिए और उसके बाद 17 लाख रुपए की डील होनी थी। डील शुरू हुई। इधर एंटी करप्शन ब्यूरो जो राजस्थान सरकार का है वो सक्रिय हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस अन्य प्रदेशों की पुलिस से बहुत भारी सक्षम और तत्काल कार्रवाई करने वाली पुलिस है। ये मैं खुद कई बार कुछ मामलों में देख चुका हूँ। तो फिर क्या था, एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये सारा खेल तैयार किया और उसके बाद 2 अधिकारी ईडी के इस खेल के जाल में फंस गए। और फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अशोक गहलोत बहुत ही एक बड़े पॉलिटिशियन हैं। वो कोई ना तो नफरत की राजनीति और ना ही धोखेबाजी की राजनीति और ना ही किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने की राजनीति में फिट होते हैं। वो खुद ही इतने सक्षम हैं, उनका राजनीतिक जीवन इतना लंबा है कि बहुत सारी चीज़ों को
उन्होंने उलटते पलटते देखा है और कल उन्होंने ये साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनकी राजनीति के सामने बिल्कुल बौने हैं और कुछ भी नहीं है। और जो फिल्म का डायलॉग मैंने आपको बोला था कि चुनाव सेठ शीशे के घर में रहने वाले कभी दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते, ये बात सिद्ध कर दी उन्होंने। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जिस भ्रष्टाचार की नरेंद्र मोदी बार बार अपने भाषणों में बात करते हैं, उसमें वो पूरी तरह से जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। 27 जून का एक भाषण उनका मुझे याद है जो भोपाल में दिया था और अजीत पवार के लिए दिया था। 1400 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार था उसके ऊपर उन्होंने वार किया था, पूरी पार्टी के ऊपर कि वो भ्रष्ट है और ये है वो है। और मैं समझता हूँ उसके 5-6 दिन बाद ही अजीत पवार को डिप्टी सीएम महाराष्ट्र में घोषित कर दिया गया, बना दिया गया, शपथ दिला दी गई, क्योंकि वो कुछ एमएलए तोड़ कर लाए थे 15 के शायद आसपास। और उन्होंने ऐसे ही 1 महीने तक लोकसभा नहीं चलने दी बीजेपी ने किसी ज़माने में। और हेमंत शर्मा विश्व आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको तोड़कर, उनको डकैत कहते थे, उनको भ्रष्टाचारी कहते थे, वही उन्होंने सीएम बना दिए, कांग्रेस से तोड़कर लाए। तो ये बातें तो क्लियर हैं कि मोदी जो कहते हैं होता उसका जस्ट उल्टा है। वो आजकल बड़ा भावुक होकर के भाषण दे रहे हैं, मैं भ्रष्टाचारियों को पास नहीं बैठने देता और मैं ये नहीं करने देता, वो नहीं करने देता, मैं भ्रष्टाचार से अकेला लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो फिर बगल में नारायण राणे क्यों बैठे हुए हैं? वो कैसे दूध के धुले हो गए? बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसका जस्ट उल्टा होता दिखाई देता है और हुआ है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि जिस भ्रष्टाचार को लेकर के वो सत्ता में आए हैं, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बात और क्या होगी कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार खुद नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है। कई चीज़ें सामने हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें आपने देखा होगा कि सड़क का निर्धारित मूल्य कितना होता है, फिर उसके बाद कितना बढ़ाया जाता है और फिर सड़क बनाई जाती है। द्वारका एक्सप्रेस वे के बारे में आपने पिछले दिनों रिपोर्टें पढ़ी होंगी, और नहीं है तो आप अखबार पलट कर देख लें। अखबारों में तो खैर ये बातें छपती नहीं हैं, और जो मैं ये बोल रहा हूँ ये खबर भी अखबारों में कहीं किसी कोने में पड़ी होगी। इसीलिए हमको ये बात बताने के लिए आज सामने आना पड़ा कि ईडी के अधिकारी जो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भेजे जाते हैं वो सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप ये बताइए कि जो 2 अधिकारी जयपुर में पकड़े गए हैं उनकी कोई औकात है कि वो किसी भी ऑपरेशन के दौरान किसी भी व्यक्ति को बचा सकते हैं या किसी केस को डिसमिस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं आपको, चूँकि मैं कानून भी जानता हूँ, तो एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि सीबीआई और इनकम टैक्स दोनों को अधिकार है किसी भी केस में क्लोजर रिपोर्ट लगाने का। लेकिन जब ईडी कोई कार्यक्रम शुरू करती है, कोई मुहिम चलाती है, उस मुहिम को उसे अंत में
अदालत तक साबित करना होता है। अदालत से ही किसी भी केस की विवेचना के बाद इति सिद्धम होती है, ना कि ईडी का कोई अधिकारी अपने स्तर से किसी भी केस को रफा दफा कर दे। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है जो मैं समझता हूँ आप सब लोग जानते हैं इस बात को, कि जब कोई आदमी बड़ा काम करने निकलता है तो उसे भी भूख लगती है, पानी पीना होता है। तो जिससे काम कराने की उम्मीद की जाती है तो वो खुद भी यदि किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो दो अधिकारी पकड़े गए हैं उन बेचारों की कोई औकात नहीं है कि वो डायरेक्ट कोई 17 लाख रुपए की रिश्वत ले लें। निश्चित तौर पर वो किसके बलबूते पर रिश्वत ले रहे हैं ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। निश्चित तौर पर उनको क्या मिलता, 1-2 लाख रुपए उनको भी मिल जाते, बाकी सारा पैसा बंदर बांट हो जाता। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला करके मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारा धन बंदर बांट किया जाता है और कहने को अधिकारी वो ही पकड़े गए जिन्होंने रिश्वत ली। इधर एक चीज़ ये सामने आ रही है, क्या ये मसला राजस्थान सरकार या दूसरे प्रदेशों में जो चुनाव चल रहा है वहाँ पर इफेक्ट डालेगी कि ईडी के अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए हैं? मेरे हिसाब से कुछ अंतर तो आएगा। जनता सोच समझकर अब वोट देगी कि ईडी के नाम पर डराया धमकाया जाता है, ईडी के नाम पर बेकसूर लोगों को फंसाया जाता है और जो डील हो जाती है उसे इधर उधर कर दिया जाता है, रफा दफा कर दिया जाता है। जिसकी डील नहीं होती है उसको रगड़ दिया जाता है। तो कर्नाटक में भी आपने देखा होगा, फ़ोन पर धमका करके रिश्वत ली जाती थी। ये बात सिद्ध हो गई, कोर्ट में सिद्ध हुई, इधर उधर नहीं हुई, कोर्ट में सिद्ध हुई है। तो मेरा मानना है कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं इनमें निश्चित तौर पर ये मुद्दा जरूर उठेगा। अब ईडी की जो गलत कार्रवाइयां हैं, ईडी को अब पॉलिटिकल लीडर भी कुछ नहीं समझते। मैं किस किस का जवाब दूं बताइए। एक तो पहले ये होता था कि ईडी ने सम्मन भेज दिया तो शरद पवार ने उसकी काट एकदम से खड़ी कर दी और कह दिया कि मैं आ रहा हूँ, कहाँ पर आना है मुझे बताइए। तो वो ईडी का सम्मन 2 मिनट में वापस हो गया, आपको मालूम होगा। उसके बाद अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया, इंडिया गठबंधन की किसी बैठक में जा रहे थे दिल्ली, तो उनको उसी दिन बुला लिया कि आप आइए। उसने कहा नहीं आ रहा, देखो क्या कर लोगे, जाओ। ऐसे ही हेमंत सोरेन ने भी ईडी को नचा रखा था। वो कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और अंत में फिर उन्होंने ठेंगा दिखा दिया कि नहीं आ रहे, जो करना है कर लो। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। ईडी को भी अब कोई कुछ नहीं समझ रहा। ईडी को भी अब समझते हैं चौकी इंचार्ज है जो बुला रहा है। तो कुल मिलाकर के इतनी सक्षम और मैं समझता हूँ देश की एक जानी मानी एजेंसी जिसको लेकर के आप ऐसे गाजर मूली की तरह प्रयोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप राजनीति करिए, स्वच्छ राजनीति करिए, अपनी बात कहिए, आपकी बात में दम है तो निश्चित तौर पर वोट मिलेगा आपको, और आपकी बात बेदम है तो आपको जनता नकार देगी। आप पहले भी 15 लाख का झांसा दे करके सत्ता में शुरुआत में आ गए, उसके बाद पुलवामा हो गया, पुलवामा के नाम पर आ गए। अब की बार आप ईडी ईडी ईडी, चारों तरफ ईडी ईडी कर रहे हैं। ईडी की पोल खोलकर अशोक गहलोत ने रख दी। तो मैं समझता हूँ कि
अब ईडी का भी क्रेज खत्म हो गया है। ईडी को हालांकि ऊपर से पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी बिना किसी पूछताछ, किसी भी जानकारी के बिना किसी भी आदमी को उठा सकती है। ठीक है, उठा सकती है, लेकिन वो रिश्वत लेना शुरू कर दे, ये कहाँ का न्याय है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक गंदी चाल है, जिसे खेलकर लोगों को फंसाया जाता है। आप इस मामले में मैंने जो बोला है, मेरे वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और इसे शेयर करें। और मुझे कोई चीज़ छूट गई है तो आप उसमें जोड़ भी सकते हैं कि आपको ये और कहना चाहिए था जो आपने नहीं कहा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।